अब हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है और ये दिखती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पैरेलल लाइंस। भाई पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, मीट ना करती हो और हमेशा एक ही डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करती हो, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि हमारे पास ये दो लाइंस हैं, अगर आप देखो तो ये हमारी जो है वो पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी और ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, तो आप इनको क्या बोलोगे? पैरेलल लाइंस बोलोगे। जैसा कि ये दो लाइंस हैं तो ये भी हमारी जो है वो पैरेलल है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं कि भाई लेट्स सपोज हमारे पास ये तीन लाइंस है, तो क्या हम इन तीनों को पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, तो आप इनको पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। कभी कभी सिंबल के फॉर्म में भी जो है ना वो आप बता रहे होते हो कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स है, एक का नाम ए बी है और दूसरी का जो है वो सी डी है, और अगर हमें शो करना होता है कि ये पैरेलल है तो आप इस तरह जो है वो सिंबल बना दें, तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये दो ऐसी सेगमेंट्स हैं, लाइंस हैं या रेज भी हो सकते हैं जो कि हमारे पैरेलल है। ठीक है, तो जैसे दिखती है ना लाइंस, वैसे ही आप सिंबल के फॉर्म में भी यूज कर रहे होते हैं। ये मैं मिटा दूं ताकि आपके लिए जो है ना वो प्रॉपर नोट्स बने। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर ही लाया कर रही है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, पहले जो है वो मैंने एक लाइन बनाई है ब्लैक से, फिर उसके ऊपर ही मैंने एक लाइन बनाई है ब्लू से, तो ये दोनों लाइंस है जो एक दूसरे के ऊपर लाया कर रही है, हम इनको क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, टच कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज आप देख सकते हो ये दो लाइंस है जो कि इस पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे से मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हो। ये जो दो लाइंस हैं, अगर आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक जो है वो वर्टिकल लाइन है, और ये जो है वो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इनको जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो है ना वो दो किस्म आ जाते हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हैं लेकिन उनके मजीद अंदर जो है वो कैटेगरीज क्या है कि भाई एक को हम बोलते हैं ओब्लिक लाइंस और एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो भाई ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो और वहां पे कोई 90 के अलावा एंगल बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो हमारा एक एंगल बन रहा है ना, ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 90 का एंगल नहीं है, ये 90 से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जब भी 90 का एंगल आपको दिखेगा तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह एक फुट बना हुआ हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है जहां पे जो है वो कोई 90 का एंगल नहीं बन रहा, 90 के अलावा कुछ ना कुछ बन रहा है, तो फिर आप उन इंटरसेक्टिंग लाइंस को बोलते हो ओब्लिक लाइंस। और अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है जहां पे जो है वो आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है एग्जैक्टली, तो फिर आप उनको बोलते हो परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है हम इनको परपेंडिकुलर लाइंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 90 का एंगल बना रहे हैं। सही है, और ऑब्लिक लाइंस का मतलब क्या होगा कि भाई 90 के अलावा कोई जो है वो एंगल बना रहे हैं जब वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी दो टर्मिनोलॉजीज का आपको पता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कांग्रुएंट लाइंस। अब ये जो कांग्रुएंट की जो है वो टर्मिनोलॉजी है, ये हम जो है वो इक्वल के लिए जो है वो यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, शेप्स के अंदर, कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कांग्रुएंट एंगल्स तो इसका मतलब है सेम एंगल्स, इक्वल एंगल्स। तो इसी तरह कांग्रुएंट लाइंस का मतलब क्या है? ऐसी लाइंस जिनके पास जो है वो सेम लेंथ हो, मतलब के सेम ही लाइंस हो, तो आप उनको कांग्रुएंट लाइंस जो है वो बोल सकते हो, कांग्रुएंट लाइंस भी बोल सकते हो, सेगमेंट्स बोल सकते हो। कांग्रुएंट का सिंबल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमारे पास एक जो है वो लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरी है सी डी, दोनों जो है वो सेम है 5 सेंटीमीटर की, तो आप शो कर सकते हो कि भाई ए बी और सी डी जो है वो आपस में कांग्रुएंट है, मतलब के सेम लाइन से एक दूसरे जैसी जो है वो मेजरमेंट रखती है, तो फिर आप इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेगमेंट बायसेक्टर के ऊपर। तो इसका मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में कट करती हो, तो आप उसको क्या बोलते हो? सेगमेंट बायसेक्टर बोलते हो। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये जो आपके पास ब्लू वाली लाइन है, इसने इस ब्लैक वाली लाइन को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दिया है, कट कर दिया है, तो इस ब्लू वाली लाइन को आप क्या बोल सकते हो? सेगमेंट बायसेक्टर बोल सकते हो। लेट सपोज ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 10 सेंटीमीटर थी, तो जब हमने जो है वो इसको बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई ये वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर,
ये वाला हिस्सा भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो उसको 2 इक्वल हिस्सों में जो है वो कट कर, तो फिर ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट बाइसेक्टर होगा, जो कि ब्लू वाली लाइन। एक और होता है बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो भाई ये हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी एंगल को दो जो है वो इक्वल एंगल्स में कट करती है, डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास ब्लैक वाली दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये 90 का एंगल बना रही है, ये जो लाइन है वो इस 90 के एंगल को दो इक्वल एंगल्स में जो है वो डिवाइड कर रही है, 45 और 45 में। तो फिर इस लाइन को आप क्या बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हो। अच्छा जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी जो है वो कभी कभी पूछा जाता है। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम तो करती हो लेकिन वहां पे 90 का एंगल भी बनाती हो, तो फिर उस वाले सेगमेंट बाइसेक्टर को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी का केस है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एंगल जो है वो 90 के अलावा बन रहा है तो फिर उस सेगमेंट बाइसेक्टर को आप सिर्फ यही बोलोगे बाइसेक्टर या सेगमेंट बाइसेक्टर। लेकिन अगर वहां पे एंगल एग्जैक्टली वो 90 का भी बना रहा है तो फिर उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलोगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू दे भी देता हूँ कि भाई सेगमेंट बाइसेक्टर में क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में जो है वो तकसीम कर दे, दो मजीद जो है वो इक्वल एंगल्स में कट कर दे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा कि भाई एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ वहां पे 90 का एंगल भी बनाए। तो ये जो है वो तीनों में मैंने जल्दी से आपको डिफरेंस भी समझा दिया। अब आते हैं कॉन्करेंट लाइंस के ऊपर भी। तो भाई आपके पास अगर दो से ज्यादा लाइंस हैं और वो किसी एक ही पॉइंट को जो है वो मीट कर रही हैं, तो वहां पे आप उन सभी लाइंस को क्या बोल सकते हो, कॉन्करेंट लाइंस बोल सकते हो। अब मिनिमम आपके पास 3 होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर दो ही जो है वो किसी पॉइंट पे मीट कर रही है तो ऑलरेडी हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बोल ही रहे हैं ना। तो अगर आपके पास मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा है और वो किसी एक ही पॉइंट को सब जो है वो मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर आप उन सभी लाइंस को क्या बोलते हो, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास सारी लाइंस हैं वो सब इस पॉइंट पे जो है वो मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आप इन सभी लाइंस को क्या बोल सकते हो, कॉन्करेंट लाइंस बोल सकते हो। और ये जो कॉन्करेंट लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, जो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रांसवर्सल। तो भाई ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को जो है वो क्रॉस करती हो, उनको जो है वो मीट करती हो। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो दो लाइंस हैं जो कि बेसिकली पैरेलल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लाइन है जो इनको जो है वो क्रॉस कर रही है, तो आप इसको क्या बोलते हो, ट्रांसवर्सल बोलते हो। ट्रांसवर्सल जरूरी नहीं है कि आपके पास वो वाली लाइन होती है जो हमेशा पैरेलल लाइंस को ही जो है वो क्रॉस करती हो। ज्यादातर केसेस जो है ना वो इसी तरह के दिए जाते हैं, लेकिन कोई और लाइंस भी हो सकती हैं। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, ये जो है वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पे जो है वो एक ट्रांसवर्सल है जो कि बेसिकली लाइन है इन दोनों को क्रॉस करती हुई, तो इस लाइन को भी आप ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कोई पूछे तो आप बोल सकते हो एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो किसी लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर, तो वो हमारी लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, यहाँ पे मैंने जो है वो आपको एक एक चीज बता दी है। अब हम जो है वो एंगल्स को पढ़ते हैं, एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर मजीद कुछ हम टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, देन हम जो है वो अलग अलग से जो है वो क्लास में हर एक शेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि एंगल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो लाइंस किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही होती है तो वहां पे आपके पास एक एंगल बनता है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे जो है वो स्पेशल किस्म के एंगल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया है, वही हमें डिस्कस करने हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि भाई आप एंगल को जो है ना वो किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी जो है वो अल्फाबेट के लेटर से कर सकते हो, या जो है वो थीटा भी आपने सुना होगा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कोई भी डिनोट करने के लिए आप जो है वो सिंपल यूज करो, नो इश्यू। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो ए से किया है आपको समझाने के लिए, तो इसके लिए आप जो है वो कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो सिंबल। ये जो है वो डमी वेरिएबल है, डमी सिंबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं अक्यूट एंगल को। अक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान बन रहा हो, मतलब कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। जैसे कि 45 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 71 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो ये सारे हमारे एंगल्स क्या हैं? अक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया है कि भाई ए एक हमारे पास ऐसा एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो हम उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। सही। उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास 150 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, तो ये सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी में चीज लिख दी। उसके बाद हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जी हमारे पास कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो वहां पे कितना एंगल होना चाहिए? आप कहोगे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि राइट एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर कौन सा एंगल बन रहा होता है? राइट एंगल बन रहा होता है। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 270 से छोटा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। जैसे 250 डिग्री एंगल है, तो ये रिफ्लेक्सिव एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 180 और 270 के दरमियान। फुल एंगल हमारे पास क्या होती है भाई? 360 डिग्री होती है। ये तो कोई बताने लायक बात ही नहीं है, सबको पता होगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जितने भी एंगल्स होते हैं ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे उसके ऊपर जो है वो 10 एंगल्स बन रहे हो, 1000 एंगल्स बन रहे हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री ही हमेशा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशनशिप है दो एंगल्स के दरमियान। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और आप उनको सम कर रहे हो और रिजल्ट में जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो आप उन दोनों एंगल्स को बोल सकते हो कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लेट सपोज हमारे पास दो एंगल्स हैं ए और बी, इनको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई ए और बी क्या है? हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह लेट सपोज हमारे पास कोई भी दो एंगल्स हैं, उनका सम जो है वो 180 के बराबर आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो दो एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद हमारे पास है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये हमारे पास एंगल्स तब बनते हैं जब आपके पास कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हो, तो वहां पे आपके पास जो एंगल्स अपोजिट में बन रहे होते हैं, हम उन दोनों अपोजिट एंगल्स को पेयर में क्या बोल रहे होते हैं? वर्टिकल एंगल्स बोल रहे होते हैं, या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोल रहे होते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपके पास ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास चार एंगल्स बन रहे हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ये जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं ए और बी, ये आपस में आपको हमेशा बराबर दिखेंगे, सेम दिखेंगे। और फिर ये जो अपोजिट वाले हैं सी और डी, ये भी आपको हमेशा बराबर दिखेंगे, इक्वल दिखेंगे। तो इनको आप क्या बोलते हो? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली चीज सिर्फ मिटा दूं, ताकि मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स करवा दूं, वो आपको आइडिया हो जाए कि भाई हम इनको जो है वो कैसे फिगर आउट करेंगे अगर हमारे पास टेस्ट में कोई भी सवाल आ जाए। थ्योरेटिकली तो आप अच्छे से बता दोगे अगर कोई थ्योरी में सवाल पूछा गया तो इसको मैं मिटा दूं। सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। आप देखो कभी कभी इस तरह से सवाल देते हैं कि मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री, तो मुझे बताओ कौन सा एंगल जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपके पास दो एंगल्स का सम 90 के बराबर आता है, तो हम उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे होते हैं। उनमें से एक एंगल जो है वो गिवन है, तो मुझे दूसरी फाइंड करनी है। तो ये आसान है ना कि आप क्या कर दो, लेट सपोज आप जो है वो एक इक्वेशन बना रहे हो कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगी? कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। उन दोनों एंगल्स में से एक तो आ चुकी है जो कि 30 डिग्री है, मुझे दूसरी चाहिए। तो वो दूसरी कैसे निकालेंगे? सिंपली आप जो है वो यहाँ से उसको अननोन लगा के बी का ही नाम दे दो भले, और जो है वो निकालो। तो क्या आएगा? बी की वैल्यू सिंपली 60 डिग्री आ जाएगी ना। तो 60 डिग्री वो एंगल है जो कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आप यहाँ पे जो है वो चेक करो, इन दोनों का सम वाकई में 90 के बराबर भी है। इस तरह से सवाल देते हैं। सप्लीमेंट्री के अंदर भी पूछ सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक एंगल है जो कि है 110 डिग्री, तो मुझे बताओ कौन सा एंगल जो है वो इसके सप्लीमेंट्री में होगा। तो आप क्या करोगे भाई? आपको पता है दो एंगल्स का सम जो है वो अगर 180 के बराबर है, तो आप उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हो। तो उनमें से एक एंगल अगर 110 है, तो दूसरा कैसे आएगा? सिंपली यहाँ से निकाल लो ना, 110 को बस माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। इसका मतलब है वो 70। तो 70 डिग्री जो है वो 110 के साथ सप्लीमेंट्री।
और अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो देखो 180 आ गया। तो कोई भी पेयर ऑफ एंगल्स हो, अगर उनका सम जो है वो 90 के बराबर आ जाए तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कह देना, और अगर उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो आप उनको सप्लीमेंट्री कह देना। तो इस तरह से जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के ऊपर जो है वो एक एग्जांपल लिखा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि यहाँ पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट, और ये वर्टिकल अपोजिट आपस में जो है वो इक्वल होंगे हमेशा। तो यहाँ पे जो है वो आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। आपको जो है वो ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, ये 4x है, ये 120 है। आपको पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 120। आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो ना, बस टेबल ही तो लगानी है। तो ये आ जाएगी 30 डिग्री। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 30 डिग्री है। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो देख सकते हो, x की जगह अगर आप यहाँ पे 30 रखोगे तो क्या होगा, 430 120। तो देखो दोनों का एंगल सेम ही है, सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। अच्छा जी, दूसरा सवाल देख लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक फिगर गिवन है जिसके अंदर हमें जो है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना, तो एक आपके पास स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जो कि वर्टिकल लाइन आपको नजर भी आ रही है इस तरह। अब यहाँ पे दो और लाइन्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं कुछ इस तरह, एक ये जा रही है और एक जो है वो ये जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारे वर्टिकल एंगल्स भी बन रहे हैं, जैसे कि ये जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, ये जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, और ये जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। और आपको एक चीज दिख रही है कि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ये तीनों एंगल्स लाए कर रहे हैं। ये जो तीन एंगल्स है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले x की वैल्यू निकाल लो कुछ इस तरह कि ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स बन रहे हैं ना, इनका सम जो है वो 180 के बराबर रख दो। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई। तो इसका मतलब है x यहाँ पे 30। तो अगर यहाँ पे ये जो है वो 30 डिग्री एंगल है, और आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं जो कि दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है y भी 30 होगा ना यहाँ पे। तो ये भी 30 का ही बेसिकली एंगल है, तो इसका मतलब है आप कहोगे y की वैल्यू 30। सही है। तो इस तरह से जो है वो आप देख सकते हो क्वेश्चन को। एक और भी यहाँ पे मेथड से कर सकते थे, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ। फुल एंगल के बारे में भी आपको पता है कि फुल एंगल हमारा जो है वो 360 डिग्री होता है। तो आपके सामने मैं ये फिगर अगेन बनाता हूँ। देखो आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे अगेन जो है वो हमारे पास दो लाइंस आ रही हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है x, ठीक है। ओरिजिनली सवाल में x था ना, बाद में हमने जो फाइंड कर लिया कि वो 30 था, लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए थी तो वो भी 30 आ रही थी, तो एंड में आंसर वही 30। और ये जो एंगल हमारे पास गिवन है वो 3x है, और ये जो एंगल हमारे पास गिवन है वो 2x है, और ये जो एंगल हमारे पास है वो y है। अब अगर आप नोटिस करो यहाँ पे आपके पास जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वैसे ही बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट हैं। इसका मतलब है ये बराबर होंगे ना, ये इसके साथ बराबर होगा, इसका मतलब है ये 3x है तो ये भी 3x ही होगा। ये जो है वो इसके वर्टिकल अपोजिट में है, तो इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब अगर ये x है तो ये भी तो x होना चाहिए ना, मतलब कि y जो है वो x के बराबर ही होगा। तो आप y की जगह x रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अब आपको पता है भाई इन सभी एंगल्स का सम जो है वो 360 के बराबर है, क्योंकि ये फुल एंगल है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबको जो है वो ऐड करवा लो कुछ इस तरह से कि जितने भी एंगल्स हैं आप उनको सम में रखो, एंड देन जो है वो इक्वल टू 360 कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो ये टोटल कितना होगा, x और 3x 4x 6x 7x 7 और 3 10 और 2 12x। तो 12x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 12 1 12 और 3 12 36 होता है 30। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 30 आ गई। अब आपको पता है x y के बराबर है और हमें y चाहिए, तो इसका मतलब है y भी 30 हुआ ना। तो देखो अगेन y की वैल्यू 30 आ गई, सेम आंसर आ। तो इस तरह से करो, या जैसे आप जो है वो
नज़र से देख रहे हो आप उसी नज़र से करो, हर एक का अपना नज़रिया है। जैसे यहाँ पे किसी को स्ट्रेट लाइन नज़र आ गई तो वो समझ जाएगा कि इसी तरह करता हूँ, किसी को स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आई तो वो जो है वो ये वाला मेथड भी सोच सकता है कि भाई मेरे पास जो है वो सारी रोटेशन के एंगल्स हैं तो मैं क्यों ना जो है वो फुल एंगल वाले मेथड से करूँ। तो वेरी इजी, बस डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को देखते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वो सवाल था जिसके अंदर जो है ना वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की भी आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो रही है और आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स आ रहे थे उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। ये वाला देख लेते हैं, फाइंड एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। हमें जो है वो इन सभी एंगल्स की एवरेज निकालनी। ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी। तो भाई ये तो बड़ा आसान है ना भाई, क्या कर सकते हो, आपको पता है इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा 180 के बराबर होगा। तो क्या कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये सारे एंगल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम 180 ही होना चाहिए। अब आपको पता है एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कि भाई जितने भी नंबर्स हैं उनको जो वो सम करके डिवाइड में टोटल नंबर। तो इन सभी का सम तो ऑलरेडी हमारे पास 180 आ चुका है ना, डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास नंबर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका मतलब एवरेज क्या है 60। तो ये भी हो गया, प्रैक्टिस हो गई स्ट्रेट लाइन एंगल के ऊपर। अब हमारे पास अगेन एक जो है वो फुल रोटेशन के ऊपर जो है वो आ रहा है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल 122 डिग्री है, ये वन नहीं है बल्कि ये 65 डिग्री है, ये 91 है, ये एक्स है। हमें एक्स चाहिए तो क्या करेंगे, आपको पता है फुल एंगल है ये, तो भाई इन सभी का सम किसके बराबर आना चाहिए 360। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी, आप एक्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगी, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो भाई क्या होगी 91 डिग्री प्लस 122 प्लस 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से एक्स निकालना है, बाकी सबको वहां पे लेके जाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे सम कर ही लेते हैं। तो भाई क्या आएगा, यहाँ पे देखो 91 और 65 कितना होता है, ये हो जाएगा 96 और 156 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का सम आ रहा है 156, 156 और 122। यहाँ पे जल्दी से करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये 8, ये 7, ये 2, 278 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 360 में से 278 को माइनस कर देना है। तो भाई कितना बचेगा 60, तो यही रह जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 22। तो 60 और 22 कितना होता है, ये होता है 82। तो इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे 82 डिग्री हो। और अगर आप यहाँ पे x को जो है वो रख दो और देखना सभी जो है वो एंगल्स का सम 360 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर इफ कोशेंट ऑफ ए एंड बी इज 7/2 देन बी की वैल्यू हमें बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे जो है वो दो एंगल्स बन रहे हैं ए और बी। तो हमें पता है इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो तो 180 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रख ही देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो भाई ए प्लस बी जो एंगल्स है हमारे पास ये 180 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सही है। अब इसने मजीद इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई ए और बी का जो कोशेंट है मतलब कि जो डिवीजन है वो 7/2 है। तो इसका मतलब है ए अपान बी जो है वो बराबर है 7/2 के। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी। तो फिगर से ये इन्फॉर्मेशन मिली और ये उसने खुद दी। अब हम बी निकाल सकते हैं ना, तो आप सिंपली क्या करो यहाँ से ए निकालो। तो ए आ जाएगा जी 7b/2, ऐसे ही होगा, हाँ ऐसे ही होगा। तो ए की वैल्यू आ गई। अब आप ए जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 7b/2 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एलसीएम निकालो तो 2 आ रही है, ये हो जाएगा 7b प्लस 2b इज इक्वल टू 180। 2 को वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7b और 2b 9b, 9b इज इक्वल टू 360। टेबल लगाओ तो यहाँ पे b की वैल्यू आ रही है 40। तो भाई b हमारा यहाँ पे क्या है 40 डिग्री। और अगर आपको ए निकालना हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, बी की जगह यहाँ पे पुट करके फिर आप ए भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको ए चाहिए, वैसे तो अभी हमारा आंसर यही है 40 जो कि उसने बी का पूछा। अगर ए निकालना चाहो तो फिर ए क्या निकल सकता है, यहाँ पे 40 पुट करोगे तो 7 4 28, इसका मतलब है 280। 280 को जो है वो 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना होगा 140। तो फिर आप देखो यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो रहा है, ए 140 बी जो है वो 40, दोनों का जो है वो सम 180 आ रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ये भी हो गया। अब मैं इन सभी को मिटा देता हूँ, फिर हम जो है वो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखें ये फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छे से नजर आ जाए, पहले ही जो है वो नजर कमजोर है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो 4x है और ये जो है वो है 2y - 40
ये है 3x और ये है y। अब देखें हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे आएगी कि आपके पास जो है ना वो दो इक्वेशंस बन रही हैं जो कि नजर आ रही हैं, और हमें जो है यहाँ से फिर x और y निकालने में आसानी होगी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रही हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगी, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगी। हमें इन्हीं से मतलब है, तो इन दोनों को जो हम इक्वल में रख सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4x इज इक्वल टू 2y माइनस 14। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो बाकी बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमन तो y माइनस 20। तो 2 के साथ कैंसिल, 2x इन सबको यहाँ पे लेके आओ, माइनस का y प्लस का 20 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो दोनों एंगल्स है ना ये इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने उनका सम 180 होता है। तो दूसरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई, बल्कि प्लस वाई, क्योंकि इनका सम होगा ना इक्वल टू 180। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बल्कि 180 को भी यहाँ पे कर ही लेते हैं, फिर जो है एक और स्टेप लगेगा। सही है, इन दोनों का सम 180 के बराबर था, फिर मैं 180 को यहाँ पे लेके आया तो माइनस का। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि भाई हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो कोई सिंबल वगैरह तो चेंज नहीं करनी होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का प्लस का कैंसिल, 3x और 2x 5x, 20 प्लस का है 180 माइनस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 160 इज इक्वल टू 0। इसको वहां पे लेके जाओ, 5x इज इक्वल टू प्लस का 160। तो टेबल लगाओ, यहाँ पे लग रही है 3 5 द 15, 1 वहां पे तो 2 5 द 10, तो x की वैल्यू 32। y निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x की जगह 32 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 2 को 32 से करेंगे 64 माइनस वाई प्लस 20, वाई को वहां पे लेके जाओ तो बस y हो जाएगा 64 और 20 84, तो y 84 आ गया। तो कभी कभी इस तरह इक्वेशंस भी बन सकती हैं और आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको 6 ऐसे एग्जांपल्स करवाए जिसके अंदर आपका ये सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रेट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, फुल एंगल, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। थ्योरेटिकली भी आपसे सवाल पूछे तो आप आंसर दे सकते हो, और अगर इस तरह कोई एंगल भी कैलकुलेट करने के लिए बोल दें तो आप उनको आंसर कर सकते हो। बस आपने यहाँ पे अच्छे से पहले फिगर को देखना है, अगर तो फिगर गिवन है, और फिर यहाँ पे एनालाइज करना है कि आपको क्या क्या पता है इन एंगल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे जो मैं देख के समझ गया ना कि भाई यहाँ पे जो है वो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो ये दोनों बराबर होती है, इन्फॉर्मेशन आ गई। ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो उनका सब 180 होगा, इन्फॉर्मेशन आ गई। तो फिर उन्हीं से जो है वो आप डील करके जो है वो अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दीज एंगल्स। अभी हम आगे पढ़ते हैं जो कि थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन बहुत आसान है अगर आप उनको जो है वो एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो कुछ मजीद एंगल्स को डिस्कस करते हैं इस सिनेरियो के अंदर कि भाई आपके पास एक ट्रांसवर्सल है जो कि पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि ये वाला जो है वो आपके सामने सिनेरियो बन जाए। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एंगल्स बन रहे होते हैं, उन एंगल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, यही हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। तो देखो भाई हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे जो है वो ट्रांसवर्सल है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, 4 ये बन रहे हैं, 4 हमारे पास ये बन रहे हैं। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नाम दिया है। तो भाई इनमें से कौन सी एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे? भाई वो वाली एंगल्स जो दोनों लाइंस पे सेम पोजीशन पे बन रही हो, हम उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 2 और 6 दोनों लाइंस पे सेम पोजीशंस में हैं, तो आप इन दोनों को क्या बोल सकते हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हो। मैं इस फिगर को 2 हिस्सों में जो वो ब्रेक करता हूँ तो आपको ज्यादा जो है वो अच्छे से समझ आएगा। अब देखो इनमें जो भी सेम पोजीशंस पे एंगल्स बन रहे होंगे हम उन दोनों को क्या कहेंगे कि ये जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो भाई अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो यहीं पे भी अगर आप देखो एंगल जो है वो पोजीशन में बन रहा हो तो आप कहोगे कि भाई ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग। अब लेट सपोज इस पोजीशन पे बन रहा है और यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे आपके पास एंगल बन रहा है कोई, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर आप लेट सपोज ये वाली एंगल निकालो तो ये जिस पोजीशन पे बना है, अगर इसी सेम पोजीशन पे दूसरी लाइन में भी बना है तो आप कहोगे ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। ये वाले फिर आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन के ऊपर। तो जो एंगल्स हमारे पास दोनों लाइंस में सेम पोजीशन पे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 जो है वो 6 के साथ करस्पॉन्डिंग है, 3 जो है वो 7 के साथ है, 4 जो है वो 8 के साथ है, 1 जो है वो 5 के साथ करस्पॉन्डिंग। सही है।
और ये बता दूं कि जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे कांग्रुएंट होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं। तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे बन रहा होगा, जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे बन रहा होगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर्स हैं? 4 हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर आपके पास जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के टोटल 4 पेयर्स बनते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को, उसके बाद डिस्कस करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को। तो ये जो मैंने फिगर बनाई है ये मैंने बनाई है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए। तो भाई देखो वर्डिंग से समझते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होगा? इंटीरियर सबसे पहले कि भाई आपके पास जो एंगल्स हैं वो पैरेलल लाइंस के अंदर बन रही हो, मतलब कि ये वो 4 है, मतलब कि इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप आएगा। अल्टरनेट को अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ लो कि भाई अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या कहोगे? ऐसी एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के अंदर बन रही हो और अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रही हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई वो हमारे पास कौन सी होंगी? अगर आप देखो 1 और 3 को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। 2 और 4 को आपस में क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 3 जो है वो पैरेलल लाइंस के अंदर बन रही हैं और अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रही है। ये इस साइड है तो ये दूसरी साइड है, उसकी अपोजिट साइड में है। तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और 2 और 4 को फिर आपस में क्या बोलोगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के टोटल हमारे पास कितने पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। यह भी बता दूं कि जो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होती हैं वो भी कांग्रुएंट होती हैं, वो भी बराबर होती हैं, सेम होती है, इक्वल होती है। मतलब कि जितना एंगल यहाँ पे 2 पे बनेगा वही 4 पे बनेगा, जितना एंगल इस 1 वाली पोजीशन पे बनेगा सेम जो है वो 3 पे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कांग्रुएंट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आ जाओ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के ऊपर। तो भाई एक्सटीरियर वर्ड से सुन सकते हो पैरेलल लाइन से बाहर बनेगी। अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे वही कंसीडर करो, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये 1, 2 और 3, 4 ये पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल्स बन रही हैं। और यहाँ पे फिर हम इनका पेयर कैसे बनाएंगे, कैसे हम रिलेशनशिप बनाएंगे कि 1 और 3 आपस में क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। 2 और 4 आपस में क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होती है, कांग्रुएंट होती है, कि जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो यहाँ पे बन रहा होगा, जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा वो यहाँ पे बन रहा होगा। सही है? तो ये आपको पता। अब ये भी जरा देख लो, इतना देख लिया है तो ये भी देख लो। सेम साइड इंटीरियर एंगल्स या नाम दे सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स या फिर नाम दे सकते हो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये सेम साइड इंटीरियर एंगल्स क्या होती हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी से हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि भाई एक तो आपके पास एंगल्स जो है ना वो अंदर बन रही हो पैरेलल के, ठीक है, इंटीरियर बोल रहे हैं तो अंदर ही बन रही होंगी, और वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हो। यहाँ पे बस अपोजिट साइड पे थे तो यहाँ पे जो बस सेम साइड पे बन, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, या आप उसको बोल सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे वो कौन से होंगे? तो भाई ये जो 1 और 4 है ये आपस में क्या होंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, या आप इनको बोल सकते हो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक तो अंदर बन रहे हैं और दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं। इसी तरह 2 और 3 आपस में क्या होंगे? अगेन ये भी यही होंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। सही है, नाम थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये बता दूं कि ये जो हमारे पास है ना सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, या जिनको आप बोल रहे हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या जो है वो ये आप यहीं से भी देख लो 1 और 4 और जो 2 और 3 आपस में है, ये आपस में कांग्रुएंट यहाँ पे नहीं होंगे, ये होंगे आपके सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब आप इन दोनों एंगल्स का सम करोगे तो वो 180 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स, या आप इसको क्या बोलोगे? कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले एक्सटीरियर का मतलब क्या? कि बार बन रही होगी, मतलब कि 1, 2, 3 और 4 की बात हो रही है। कंसेक्यूटिव, या इसको आप क्या बोल रहे हो? सेम साइड, की भाई ट्रांसवर्सल की सेम साइड बन रही हो। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 और 4 ये जो है वो एक्सटीरियर भी हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे भी है, तो आप इनको क्या बोलोगे? कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स या सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 2 और 3 भी आपस में क्या है? कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स, या आप इनको बोल सकते हो सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारे पास कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स होती हैं, या जो है वो जिनको आप बोल रहे हो सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स,
ये भी आपस में क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती है, मतलब कि इनका सम भी 180 के बराबर आ रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ एंगल्स की टर्मिनोलॉजीज थी, मैंने आपको जो है वो बड़ा अच्छे से समझाया है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो जो है वो मजीद आपको आसान लगेगा, वरना ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको जो है वो एक ही दफ़ा में समझ आ जाए, इसको जो है वो बार बार देखें अगर समझ ना आ रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो है वो बहुत सारे टेस्ट में भी आ रहे होते हैं। अब हमने जो पढ़ा है उसको यूज़ करते हैं इन दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। इसमें हमें सबसे पहले तो एक्स निकालना है, तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे नोटिस करो तो भाई आपको जो है ना दो ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं, लेकिन अभी उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपस में और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कांग्रुएंट होती है। तो इसका मतलब है ये भी 58 कंसीडर होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स कंसीडर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक हिंट दी गई है कि भाई यहाँ पे जो 37 डिग्री बना हुआ है, जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर हम सिर्फ इस ट्रांसवर्सल को कंसीडर करें और ये पैरेलल लाइंस भी हमारे पास हैं, अभी आप उस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, तो यहाँ पे जो है वो ये वाला सिर्फ ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, तो भाई आपको पता है यहाँ पे सेम पोजीशंस के ऊपर जो एंगल्स बन रही होती हैं दोनों लाइंस में, वो हमारी करस्पॉन्डिंग होती हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे अगर 37 डिग्री बन रहा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, क्योंकि दोनों की सेम पोजीशन ये है ना दोनों लाइंस के ऊपर, तो ये भी 37 डिग्री होना चाहिए ना। अब मजीद एक्स कैसे निकल सकता है भाई, आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हो कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं, 58, 37 और x, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, तो x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 37 और 58 कितना होगा, ये होगा 7 और 8 15, और यहाँ पे ये 9, तो 95 डिग्री आ रहा है। तो जी x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 में से 95 डिग्री को माइनस करो तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 85। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल है वो बेसिकली 85, तो भले आप यहाँ पे 85 रखो, यहाँ पे भी 85 भले रख दो, और ये 37 है तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट में है तो ये भी बराबर होगा, यहाँ पे भले 37 रखो, और देखना सबका जो सम है वो 360 भी आ जाएगा, क्योंकि फिर ये फुल रोटेशन बन जाएगी, सही है। तो ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट आ गया था जिसे हमने यहाँ पे पिछले सेकंड्स के अंदर पढ़ा था। अच्छा, मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा था वो अब ऊपर लिख दिया है ताकि मैं ये लिख सकूँ, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को भी जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली जो है वो फिगर बनी हुई है, हमें इसके अंदर बी सी और डी वाले एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो भाई ए वाला जो फजूल में हमें पहले निकालना है, जो कि आगे बड़ा काम का हो सकता है, वो तो बड़ा आसान है। यहाँ पे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रही है, तो ये आपस में कांग्रुएंट होंगी, तो इसका मतलब है ये तो 70 होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको बी सी और डी निकालना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि जो D और 70 हैं ये आपस में क्या हैं, आप अगर इनको जो है वो नोटिस करो तो ये आपस में आपके बन सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर आप देखो ये एक तो अंदर बन रहे हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं, और मैंने आपको बताया था जब आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि D और 70 का सम जो है वो 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपके पास D आ जाएगा, तो D प्लस 70 इज इक्वल टू 180, इसका मतलब है D की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, तो D की एंगल तो आपके पास 110 आ ही गई। तो चलो जी इसको जो है वो आप 110 कर दो, सही है। अब आपके पास दो तरीके हैं इनको जो है वो मजीद सिंप्लीफाई करने का बी और सी के लिए। क्या आपको पता है यहाँ पे जो 110 एंगल है और सी है ये जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 180 के बराबर। तो फिर आप इन दोनों को सम जो है वो इक्वल टू 180 रखोगे, सी की जो है वो आप एंगल निकाल सकते हो। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो ये 70 और सी आपस में क्या है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आप देखो सेम पोजीशन पे बन रहे हैं दोनों साइड्स में, दोनों लाइंस में, तो आप जो है वो इनको सेम कंसीडर कर सकते हो। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और यहाँ पे B और 70 आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी 70 होगी ना। तो इन कंक्लूजन B आपका 70 होगा और C भी आपका 70 होगा और D आपका 110 होगा।
तो इस तरह अगर आप जो है वो एक दो एंगल्स फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे वेज आ जाएंगे रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करने। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके अंदर आपको जो है ना वो दो ट्रांसवर्सल दिख रहे हैं, एक आपके पास ये वाली लाइन है जो कि ट्रांसवर्सल है और एक ये वाली। सबसे पहले तो हम ए बी सी डी में से कौन सी ऐसी चीज निकालें जो हमारे पास जल्दी से आ सकती है। तो भाई देखो ए तो आपके पास बड़ी जल्दी से आ सकती है। अगर आप देखो ये जो तीनों एंगल्स हैं ये सारे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इनका सम किसके बराबर होगा 180 के। तो ये निकाल लेते हैं सबसे पहले ए, तो ये हो जाएगा 60 प्लस ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180। 60 और 70 130 होता है, और आप 130 को वहां पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 50। तो ए 50 आ गया, इसका मतलब है ये एंगल 50 है। अब ये ए और बी आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो फिर ये हमारी बी भी 50 हो जाएगी। ए और बी तो हमने निकाल ही लिया। अब हमें निकालना है सी और डी। यहाँ पे आप भले एंगल्स रख भी सकते हो, इसको आप 50 कर लो, इसको भी आप 50 कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि कैसे हम जो है वो यूज कर सकते हैं अपने थ्योरम्स को, जो भी हमने यहाँ पे जो है वो एंगल्स पढ़ी हैं, ताकि हमारे पास सी और डी आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो ना, तो ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल है, अगर हम सिर्फ इस वाली लाइन को देखें जो ये वाला ट्रांसवर्सल है, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 60 और डी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। अगर आप देखो, लेट सपोज मैं इस फिगर को दोबारा से यहाँ पे बनाऊं सिर्फ इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से, ये वाली दो पैरेलल लाइंस आ गई और ये वाली मैं ट्रांसवर्सल लाइन बनाता हूँ, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 60 बना हुआ है और यहाँ पे जो है वो डी एंगल बना हुआ है। तो क्या ये हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है? दोनों जो है वो सेम पोजीशन पे बन रही है लाइंस में, तो भाई ये करस्पॉन्डिंग है, तो डी भी क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि भाई डी भी 60 डिग्री है। इस ट्रांसफर के हिसाब से देखो भाई, आप अगेन एक पैरेलल लाइंस का पेयर बनाओ। अब ये वाला ट्रांसवर्सल ड्रॉ करो, ये जो दूसरा है, तो लेट सपोज ये मैंने ड्रॉ किया, इसके हिसाब से यहाँ पे एंगल 70 बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास सी है, तो क्या ये अगेन इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका मतलब है सी भी यहाँ पे 70 ही होगा। तो हमने सी की भी वैल्यू निकाल ली जो कि 70, तो यहाँ से सी जो है वो 70 आ गया, डी जो है वो 60 आ गया। ओके जी, हमने जो है वो एग्जांपल्स अच्छे खासे किए हैं, ट्रिकी वाले किए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब आपने जो है वो अच्छे से पहले एंगल्स को देखना है 2-3 बार, फिर प्रैक्टिस करनी है। हल्के फुल्के वाले मैं वर्कशीट्स के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ पे फिर आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन होंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एंगल्स का पोर्शन खत्म होता है अभी के लिए इन पर्टिकुलर फिगर्स में।